और जो आरटीआई एक्ट है वो स्पेशल लॉ है, और आरटीआई का वैसे ओवरराइडिंग इफेक्ट भी है। तो इसमें यह है कि जो इफ समथिंग इज नॉट क्लियर इन द स्पेशल लॉ देन द प्रोविजंस ऑफ जनरल लॉ शुड बी फॉलोड, अदरवाइज द जनरल लॉ प्रिवेल्स एंड द स्पेशल लॉ डज नॉट होल्ड गुड। तो जी जी बिल्कुल। देखा जाए तो आरटीआई और अलग अलग हाईकोर्ट ने भी ये होल्ड किया है कि आयोग को रिव्यू का कोई अधिकार नहीं है। तो इसमें एक ही रेमेडी बचती है कि somebody एग्रीड तो फिर वो कंसर्न हाईकोर्ट के लिए जाए, तो अलग अलग राज्य सूचना आयोगों के खिलाफ अपने अपने स्टेट के हाईकोर्ट में जा सकते हैं और केंद्रीय सूचना आयोग को 26 में रिट पिटीशन करना, यही है। मैं बताना चाहता हूँ के बाद भी 30 दिनों के बाद उन्होंने कंप्लेंट अलग से रजिस्टर करने की बजाय उन्होंने सेकंड अपील में डाला और फिर बाद में उसकी हियरिंग रखा। तो ये तो गलत था ना, रेगुलेशन के मतलब ये रेगुलेशन नहीं आएगा ना। नहीं, उसमें ऐसा है कि देखो आयोग को अधिकार है कि वो कंप्लेंट को अपील या अपील को कंप्लेंट करके रजिस्टर कर सकता है। दूसरा एक कि उनको अपने जो निर्णय होते हैं उनका अनुपालन कराने का भी अधिकार है। तो जहाँ पर अनुपालन की बात आती है तो उसमें वो अपील के ही कंटिन्यूएशन में उसको लेते हैं, क्योंकि केस तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसकी अनुपालना नहीं हो जाती है। तो उसमें भी उनको अधिकार है और वो अपील को ही कंटिन्यू रख सकते हैं। ये निर्णय कर दिया उसके बाद भी उसका अनुपालन नहीं हुआ भी है, उच्च अधिकार सकते हैं। तो ये सर मैं अपने सुन रहे, हाँ जी कहिए सर। हाँ कि मेरा जो केस था उसमें सर क्या था जानकारी 77 दिन बाद जब मेरी सेकंड अपील वहां लग गई, वहां से नोटिस आ गया, तो जब उसमें निर्णय हुआ तो उसमें निर्णय होते हुए अन्य जो भी हमारे कृपया अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर लें आप लोग, अन्य जो भी लोग हैं। कई सारी आवाजें आ रही हैं, आप अपने आप को आप लोग म्यूट कर लें। सिर्फ वो लोग अपनी बातें रखें जो आंसर दे रहे हैं क्वेश्चंस का। हाँ राजेश शर्मा जी, आप अपना प्रश्न आपका पूरा हो गया? हाँ सर, मेरा ये क्या निवेदन था कि मेरी जो सेकंड अपील में मैंने जो पीआईओ थे तत्कालीन अधूरा रह गया सर मेरा। तो जो तत्कालीन पीआईओ थे सूचना आयोग ने उन पे ना करते हुए वर्तमान पीआईओ पे जुर्माना उसमें, और कोई मुझे उसमें ये मांग कर सकता है, बाकी जुर्माना करना नहीं करना इस मामले में वो ज्यादा अधिकार अप्लीकेंट को या एपेलेंट को नहीं है। तो इसलिए उन्होंने यदि एक बार डिस्पोज कर दिया तो उसमें जो आयोग का जो विवेक है उसी को जनरली हाईकोर्ट भी अपहोल्ड करता है। हाँ, यदि जुर्माना गलत किया ऐसा यदि पीआईओ बोलता है तो फिर वो मामला हाईकोर्ट में जा सकता है। जैसे सेक्शन 20 के कई मामले होते हैं तो वो कोर्ट में चैलेंज किए जाते हैं, लेकिन वो अधिकार पीआईओ का है अपने खिलाफ जुर्माने को चैलेंज करने का। अप्लीकेंट का उसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं बनता है, क्योंकि वो एक तरह की रिमेडी है। जो रिमेडी उन्होंने दे दिया आयोग ने, चाहे वो सूचना दिलवाने का ऑर्डर हो, चाहे सूचना ना देने का ऑर्डर हो, चाहे वो थर्ड पार्टी से संबंधित हो, चाहे जुर्माना करने का कितना जुर्माना करना या डिसिप्लिनरी कार्रवाई करना, तो ये जो भी निर्णय वो देते हैं तो वो उनके विवेकाधीन वो अधिकार है। उसको यदि अप्लीकेंट चैलेंज करना चाहे तो अप्लीकेंट कर सकता है, लेकिन वो नॉर्मली ये होता है कि शो कॉज नोटिस भी देता है, क्योंकि देखो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी होता है
और यदि किसी दूसरे पीआईओ को जुर्माना हो गया या जैसे आपका कहना है कि वर्तमान पीआईओ को जुर्माना हुआ, तो उसको शोकॉज नोटिस मिला होगा, उसको शोकॉज नोटिस दूसरे पीआईओ को भी मिला होगा जो पूर्ववर्ती पीआईओ थे, तो उनको अपने डिफेंस में कहना चाहिए था और उन्होंने नहीं कहा, वो उनकी प्रॉब्लम है, एप्लीकेंट का उससे कोई मतलब नहीं है। थैंक यू सर। हाँ, हमारे बीच में आत्मदीप सर जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। एक बहुत ही पुराना सा प्रश्न है जो अक्सर इस तरह से आता है, और हमारे राजेश शर्मा जी मुरैना से वो पूछ रहे थे कि जैसे आप लोग ऑर्डर देते थे एज सूचना आयुक्त के तौर पे, तो उसकी क्या मतलब उसका क्या रिव्यू का कोई प्रोसीजर है क्या सूचना आयुक्त उसको रिव्यू कर पाए? तो इस विषय पे था, तो यद्यपि आंसर दिया जा चुका है, और आप अपने विचार एक सूचना आयुक्त के तौर पे सर रखें। आप सुन पा रहे हैं सर? आत्मदीप सर सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, शिवानंद जी नमस्कार। सर नमस्कार। राजेश शर्मा जी का एक प्रश्न था नमस्कार। कि क्या जी नमस्कार। राजेश शर्मा जी मुरैना से पूछ रहे थे कि क्या ये जो ऑर्डर आप लोग देते हैं, तो इसका रिव्यू करने की पावर आप लोगों के पास है? इस संबंध में एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि कानून के अलावा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत एक चीज होता है जो न्याय शास्त्र में मायने रखता है, और यह वास्तविकता भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि सब कुछ कानून में लिखा नहीं जा सकता। कई बार अप्रत्याशित अकल्पनीय स्थितियां भी निर्मित होती है जो कानून बनाते समय ध्यान में नहीं होती कानून की। ऐसी स्थितियों में जो न्यायिक निर्णय करने के अधिकारी हैं, आदेश पारित करने का जिनको अधिकार है, उनके पास विवेकाधीन शक्तियां होती है, इनको हम अंतर्भूत शक्तियां भी कह सकते हैं, विवेकाधिकार के तहत सूचना आयोग अपने आदेश में आराम से आ जाए, संशोधन कर सकता है। आप पुनरावलोकन नाम दें न दें, लेकिन न्याय हित में आदेश में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। कुल मिला के सारे जो कानूनी उपाय हैं उनका उद्देश्य ये है कि न्याय किसी भी स्तर पे परास्त नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ एक मामला आया था कि आयोग ने उस लोक सूचना अधिकारी को दंडित कर दिया जो उस समय नहीं था जब का ये मामला है, जिसको दंडित करना था पिछले लोक सूचना अधिकारी के बजाय वर्तमान को कर दिया। ये चीज आयोग के ध्यान में लाई जाए तो संशोधित आदेश पारित किया जा सकता है। कारण बताओ नोटिस क्रमवश भी ये गलती हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने भी कहा कि गलती हमसे भी हो सकती है। जिस न्यायिक अथॉरिटी से गलती होती है उसके पास उसको ठीक करने का भी अधिकार होता है, और ये ऐसा प्रयोग हमने किया है कि आदेश पारित करके किसी लोक सूचना अधिकारी को दंडित किया, उसके बाद ऐसे तथ्य सामने आए जिससे बिल्कुल विपरीत स्थिति सामने आई तो उसमें संशोधन करके उनको बरी भी किया। शिवानंद जी सर, उसका केस नंबर मिल सकता है क्या जिसमें संशोधन ये हुआ है? हाँ जी, सुरेंद्र जी बिल्कुल। इस बारे में आचार्य सर से मेरी बात हुई थी दिल्ली में, उन्होंने भी कहा था जो आत्मदीप जी सर बोल रहे हैं कि कई बार हमारे से गलती होती है, हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। कारण अब वो मैन टू मैन डिफर करता है। जैसे आत्मदीप सर बोल रहे थे कि भाई हमारे से गलती हुई और हमें मालूम पड़ा और वो रिव्यू के लिए आया, तो हम एक्सेप्ट कर ये हुई थी, तो आपका औचित्य ये मेरा ऐसे रिव्यू का सर इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास हमेशा रहा। जब पीआईओ के पास रिव्यू होती है फीस के लिए या कोई जानकारी के लिए, तो सेक्शन 73B हमको रिव्यू का अधिकार पीआईओ को देती है। जब सेक्शन 10(1) पर हम जाते हैं तो अपीलेंट ऑफिसर्स को 10(1) के ई में भी रिस्पेक्ट टू रिव्यू का अधिकार दिया हुआ है।
इसी तरीके से जब हम सेक्शन 25 के 3 के सी में जाते हैं तो वहां पर भी एक वर्ड आया हुआ है रिव्यू का, द नंबर ऑफ द अपील्स आर रिफर्ड टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज केस में बी रिव्यू द नेचर ऑफ द अपील्स एंड आउटकम ऑफ द अपील। तो कहीं ना कहीं रिव्यू का ऑप्शन है, बशर्ते इसको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किया गया है और भूल सुधार या कोई तकनीकी कमी पर इसका उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये जो रिव्यू शब्द आपने बोला है, ये सीपीसी में जो रिव्यू जिस अर्थ में आया है उस अर्थ में ये रिव्यू वो शब्द नहीं है। ये जो रिव्यू है सर, मेरी बात आप समझिए, कमीशन हमेशा जो है एक कंट्रोवर्शियल जो इसमें कहानी है, ये एक तरीके से आयोग का या अपीलेंट ऑफिसर का या पीआईओ का एक विवेकाधिकार इसलिए बन जाता है क्योंकि ये स्पष्ट एक्ट में नहीं, इसका प्रोविजन स्पष्ट एक्ट में नहीं है। लेकिन उस विशेषाधिकार के लिए आप आवेदन तो कर ही सकते हैं ना, मानना नहीं मानना वो उनका विचार है, वो उनका विवेक है। आपको कोई रोक नहीं है कि आप रिव्यू के लिए आप इसी कोई रोक नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि नहीं कर सकते। आपने जो 3 सेक्शन या जो 3 धारा उपधारा वगैरह जो आपने गिनाई, मैं जो बात कर रहा हूँ दैट इज कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कैन द कमीशन रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर। आप जिस की बात कर रहे हैं दैट इज लोअर देन द आपको कमीशन। मालूम होना चाहिए कि जितने भी जगह अपीलीय CPC का पावर अधिकारी दिया है, अपीलीय किसी भी अधिकारी आयोग का को, रिव्यू या उसकी बात कर रहे हैं जो आयोग का अपने ऑर्डर अंतिम सुनवाई का पारित हो जाने के बाद जो होता है दैट इज जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है यहाँ पे। सर हमारी जो एक्टिविटी है वो जुडिशियल नहीं है। इलाहाबाद कोर्ट ने इसमें बोल चुका है कि आयोग की कोई भी कार्रवाई जुडिशियल नहीं है। वो क्वासी जुडिशियल है आयोग की, और इवन आयोग की और इवन जो अपीलीय अधिकारी है ये क्वासी जुडिशियल माना गया है। सेकेंड बात जो है, आप सीपीसी का उपयोग आप देखेंगे तो मानव अधिकार आयोग भी करता है, बाल आयोग भी करता है, महिला आयोग भी करते हैं, जितने भी हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग है या यहाँ तक जितने भी आयोग मैं जानता हूँ सबको लगभग सीपीसी का अधिकार दिया हुआ है। और सीपीसी का अधिकार कुछ बिंदुओं पे दिया है, कुछ बिंदुओं पे उनको विहित शब्द के अंदर प्रिस्क्राइब के अंदर छोड़ दिया गया है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उस पर किसी भी तरीके की कोई रोक है। अगर कोई भूल सुधार है, कोई तकनीकी इशू है या किसी के साथ किसी तरीके का कोई जस्टिस नहीं हो रहा है और ऐसी बात संज्ञान में अगर आए तो उसमें बदलाव करना किसी भी तरीके का कहीं कोई रोक सीपीसी में जो रिव्यू के पावर ये है क्लियर नहीं है। आपको पावर में, आपको एक्ट में अधिकार नहीं क्लियर किया गया है, इसलिए ये विवेकाधिकार में चला जाता है। सीपीसी में जो ऑर्डर जो रिव्यू के ग्राउंड्स है वो ग्राउंड बहुत लिमिटेड है और वो ऑर्डर एक्सेल भी आया है उसमें ये ऑर्डर दिए गए हैं। मतलब ऑर्डर 47 जो है रिव्यू की परिभाषा पढ़ लीजिए, उसमें एक ही जो क्लरिकल एरर होती है, ग्रामेटिकल एरर होती है, तो ये जो लिमिटेड राउंड है, एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है। सर कोई ग्रामेटिकल एरर के लिए या तो केवल उसके लिए केवल रिव्यू के ग्राउंड है, रिव्यू होता है अनजस्टिस के लिए। नहीं वो जुडिशियल दैट्स कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, नहीं हुआ है वो जुडिशियल या रिव्यू। कोई टेक्निकल इश्यूज रह गई है तो वो सभी बातें रिव्यू के अंदर जा सकती हैं, इसके लिए कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। नहीं आप चलिए जुडिशियल वीरेंद्र कुमार सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। वीरेंद्र कुमार जी अब इस बात पर अपन और चर्चा करेंगे और गांधी सर जुड़ जाएं और आप राहुल सर जुड़ जाएं तो उनकी भी इसमें मंतव्य अपन लेंगे कि एक्सपर्ट्स इसमें क्या कहते हैं। तब तक हम अगला प्रश्न लेते हैं। आप लोगों का यदि कोई और सुझाव या प्रश्न है तो आप लोग कृपया। नमस्कार सर। हाँ बासीम सर जी बताएं। नमस्कार सर। सर आपकी अनुमति हो तो एक मुझे सवाल पूछने थे। बिल्कुल सर, जैसा कि हमने पिछली बार भी पूछा था सर। हेलो जी कि सर इसमें सर्विस कंडक्ट रूल में और एम्प्लॉय के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मैनुअल होता है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ये जरा बताने की कृपा करें सर, कोई भी साथी। ये हमारे बीच में एडवोकेट भी हैं नित्यानंद मिश्रा जी, यदि इस विषय में कुछ प्रकाश डाल पाए। नित्यानंद मिश्रा जी सुन पा रहे हैं? नेटवर्किंग पहले तो मैं सुन रहा हूँ। पहले मैं रिव्यू वाले विषय पे एक बात कहना चाहूंगा। रिव्यू का जो देखिए कहीं भी का किसी भी कोर्ट का रिव्यू का जो पावर होता है, चाहे वो जुडिशियल कोर्ट हो चाहे नॉन जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो, रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। रिव्यू कोई किसी भी को मतलब किसी भी अथॉरिटी को अपने आदेश को पूर्णतः बदलने का अधिकार नहीं होता।
रिव्यू टेक्निकल मैटर पे, ग्रामेटिकल, या कि जब कोई अपेरेंटली कोई एरर फेस ऑफ द रिकॉर्ड हो तभी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज को नॉर्मल कोर्ट में रिव्यू का पावर नहीं है और एक्ट में भी रिव्यू कहीं डिफाइन नहीं है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि एक्ट पे रिव्यू पे रोक भी नहीं है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो मेरे मतानुसार रिव्यू का प्रयोग आयोग को नॉर्मली नहीं करना चाहिए। एक्सेप्शनल अगर कोई केस है जिसमें केस ऑफ द रिकॉर्ड में कोई बहुत बड़ी गलती हुई है तभी आयोग को रिव्यू का पावर एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट का कोई निर्णय ऐसा नहीं है जो रिव्यू वाले मैटर को डिसाइड करे। अब दूसरा प्रश्न जो इनका था मैनुअल, सर्विस मैनुअल और सिविल सर्विस कंडक्ट रूल, तो हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग सिविल सर्विस कंडक्ट रूल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स है। और जो मैनुअल होता है, मैनुअल का मतलब है देखिए कि एक कानूनों का एक अलग अलग वो है कि आप मैनुअल एक प्रकार से किताब भी कहा जाता है जिसमें सारे कानून है, जिसमें लीव रूल्स भी हैं, जिसमें आपको छुट्टी की व्यवस्था कैसे होगी, सस्पेंशन के रूल्स किस तरह से गवर्न होंगे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कैसे गवर्न होगी, ऐसे एक सारे रूल्स को एक साथ एक जगह कंबाइन किया जाता है, उसको आप सर्विस मैनुअल कह सकते हैं। और बाकी कंडक्ट रूल्स उसी मैनुअल का एक पार्ट है। शिवानंद जी। जी बिल्कुल कहना सही है मिश्रा जी का। मैनुअल का अर्थ सिर्फ कलेक्शन होता है और कंडक्ट रूल्स उसका केवल एक जो नमस्कार सर, एक क्वेश्चन पूछना था। किसी के पीछे का ये बैकग्राउंड निकल रहा है वो बंद कर दीजिए। जी, ये बैकग्राउंड किसके साइड से आ रहा है? धीरवीर सिंह जी आपके साइड से आ रहा है या किसके? हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे कोई एक, श्रीमान जी, हाँ बताएं। हाँ, मैं पहले आप पूछ रहा हूँ, अपना महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, पहले आप अपना नाम और परिचय हाँ बताएं। सर, हाँ सर, मैं अभिषेक ठानिकल बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। हो सकता है ये क्वेश्चन पहले पूछा गया हो, मैंने पहली बार ज्वाइन किया है। हाँ, कि इस पैंडेमिक में कितनी लिमिट है, मतलब अगर हमने फर्स्ट आरटीआई लगाया है कितने दिनों में उत्तर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैंने more than 50 डेज हो गए हैं, उसका उत्तर नहीं आया है, तो मैं फर्स्ट अपील लगा सकता हूँ क्या? या इस पैंडेमिक में कितने दिन के लिए वेट करना चाहिए? इस विषय में आत्मदीप सर से आग्रह करूंगा कि वो इसका जवाब दें। आवाज कम सुनाई दी, लेकिन शायद प्रश्नकर्ता का आशय ये है कि आरटीआई का कितने दिन में निराकरण होना चाहिए? हाँ, पैंडेमिक की स्थिति में कर सकते हैं, ऐसा है? आत्मदीप सर, इनका ये कहना है कि पैंडेमिक की स्थिति में ये कितने दिन में जवाब एक्सपेक्ट करें। यदि इन्होंने आरटीआई लगाया है तो कितने दिन में इनको जवाब एक्सपेक्ट करना चाहिए और इनको कब अपील करना चाहिए, इनका प्रश्न ये। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस आपदा काल में आरटीआई संबंधी नियम कानूनों में कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है, न कोई छूट दी गई है। और दूसरे बहुत से मामले में जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, उसकी अवधि अभी बढ़ा के जुलाई या सितंबर की गई है। ऐसे और जगह बढ़ाई गई है, ड्राइविंग लाइसेंस की नवीनीकरण का पीरियड बढ़ाया गया, और चीजें बढ़ाई गई। लेकिन आरटीआई संबंधी प्रावधानों के बारे में न भारत सरकार ने न किसी राज्य सरकार ने किसी भी प्रावधान में कोई छूट नहीं दी है आपदा काल के दौरान। इसलिए जो इस मूल कानून में है वही प्रावधान इस आपदा काल में भी लागू है। लोक सूचना अधिकारी को के 30 दिन
ये नहीं किया जाता है तो हकदार है। ओके सर, थैंक यू। राय नहीं। शिवानंद जी, श्री राहुल सी सिंह कोई आईडी सर, है इसमें? आप ये देखिए, एक आईडी में आदमी जो है अंडरवियर पहन करके घूम रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने मना किया था कि कौन सी सर आईडी है? आईडी है, वन अंडरवियर पहन के घूम रहे हैं वो जनाब। 15268 अभी हटे हैं वो। हमें नहीं दिख रहा है। यदि देवेंद्र अग्रवाल जी आपको यदि ये दिख रहा है तो इनको बाहर ऐसे लोगों को हटा दीजिए, बैन कर दीजिए। सर समस्या सर ये है कि ये पता नहीं चल पाता कि कौन व्यक्ति किस तरह से आ जाता है, और अपन इसमें बिजी रहते हैं तो सब ध्यान नहीं दे पाते। हम लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे। इसको बोलना है और वो आज हमारे यहाँ नेटवर्क का भी कुछ इशू आ रहा है। थोड़ी संयमित होनी चाहिए। आप भी हैं, आपको लगता है कि सिस्टम ने आपके साथ सही नहीं किया है, लेकिन जब आप कुछ कंप्लेन भी करें तो उसमें भाषा का थोड़ा उसका ख्याल रखें। और दूसरा, इस तरह की जो सीन आते हैं, लेटे हुए बैठे हुए हैं अंदर, पिछली बार हमने देखा वेबिनार में, वो एक सज्जन बाथरूम में कैमरा ले गए थे, बाथरूम में रख दिया था कैमरा ले करके। तो आप स्क्रीन ब्लैंक कर लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, वहां पर आप दिखाना नहीं चाहते तो सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप स्क्रीन को ब्लैंक कर दीजिए। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। अदरवाइज आप देख रहे हैं हम लोग सब लोग सामने बैठे रहते हैं, बैठ करके बात करते हैं, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं निकलता है इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का। उम्मीद करते हैं कि लोग इसका कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे अगली बार से, और थोड़ा एक विशेष प्रयास इसमें किया जाएगा। हम इसको शुरू से मॉनिटर करेंगे तरीके से। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग जुड़े रहें, इसी तरह से अपना मार्गदर्शन देते रहें। अभी एक प्रश्न आया था, हमारे एक साथी ने पूछा था कि इस कोविड पीरियड में लोग किस तरह से, जब आप एक्सपेक्ट करें लोक सूचना अधिकारी से, और किस तरह से एक प्रक्रिया काम करेगी, कब वो अपील करें, क्योंकि जब आप लोगों को मिल नहीं रहे हैं तो अब आप वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हैं, तो सर कृपया इसमें आप किस तरह से इसको डील कर रहे हैं? देखिए, ये चीज पहले भी आई थी, ये मुद्दा पहले भी आया था ये मुद्दा, जब सेक्शन इसका 6 का वॉल्यूशन होता है या 7 का वॉल्यूशन होता है कि 30 दिन में जानकारी नहीं मिली है, तो हमारे सामने जब केस आता है, तो लास्ट टाइम भी जब कोरोना के लॉकडाउन पीरियड का जो मामला था उसमें हमने छूट दी थी। हमने कहा था कि ठीक है, लॉकडाउन पीरियड में हम मानते हैं कि आपने जवाब नहीं फाइल कर पाए क्योंकि पूरी व्यवस्था सिस्टम जो है आपका पूरा उसमें एंगेज था। दिन रात 18-18 घंटे लोग काम कर रहे हैं बाहर। सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो कलेक्टर के अधीन में आ गए हैं और सब उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो उतनी तो रियायत दी थी हमने कि ठीक है, चलिए आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया या उस समय प्रथम अपील का आवेदन का निराकरण नहीं किया, लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है, जब लॉकडाउन ऑफिशियली खुल जाता है, तो फिर हम लोगों ने उसमें काउंट भी किया और उसमें फिर जवाब पूछते हैं और उसमें उस हिसाब से फिर पिनलाइज भी करते हैं अधिकारियों को। तो ये अधिकारियों को तो मालूम है, रीवा संभाग में तो खास तौर से वहां पर तो उनको तो आइडिया है कि लॉकडाउन पीरियड में तो चलिए ठीक है, एक इस बात को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद या लॉकडाउन शुरू होने से पहले, पिछली बार भी यही हुआ था कि लॉकडाउन जब पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, उन्होंने उसका भी आधार बना लिया कि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, आप आरटीआई एप्लीकेशन देखिए कब की तारीख फाइल हुई है, उसके बाद आप देखिए कि आधिकारिक तौर पर लॉकडाउन कब से लागू हुआ है। तो हमने उसको कंसीडर किया था, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलता है, लॉकडाउन ऐसे नहीं होता है कि आपने बोल दिया, अधिकारी ने बोल दिया लॉकडाउन हम मान लेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उसका, तो हम उसी को डेट को मानते हुए हम लोग कहते हैं कि आपने क्यों नहीं किया। तो इसीलिए मेरा तो अधिकारियों को यही कहना है कि ठीक है, लॉकडाउन पीरियड में और आप लोगों से भी मेरा यही कहना है कि जब आप प्रथम अपील में अगर आप आवेदन करने में, कई ऐसे लोग हैं एप्लीकेंट्स हैं जो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं अभी लॉकडाउन के चलते, तो वो अपना जो टाइम बाउंड पीरियड है उसका वॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट अपील उनको एक टाइम बाउंड मैनर में काम अपील फाइल करनी है। तो मेरा ये कहना है कि आप
अपने आवेदन में, प्रथम अपील आवेदन में साफ तौर पे लिख दें कि अभी लॉकडाउन पीरियड की वजह से मुझे इतने दिन का विलंब हुआ है इसमें, और इसको कंसीडर किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिकारियों को छूट मिलेगी, जो एप्लीकेंट्स है, एप्लीकेंट्स को भी इसकी छूट मिलेगी लॉकडाउन की। बिल्कुल सर। तो जिस प्रकार से आपने देखा हमारे महाराष्ट्र से के साथी जिन्होंने प्रश्न पूछा था, तो आप अपनी अपील अभी भी कर सकते हैं, लॉकडाउन की छूट आपको भी मिलेगी। लेकिन बहुत हम एक्सपेक्टेशंस हाई ना रखें कि इस लॉकडाउन पीरियड में, जबकि कार्यालय में 10% लोग ही काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा। और चूंकि ह्यूमैनिटेरियन इशू है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे अन्य साथी यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप अपनी बात रखें। नहीं, आज तक कभी ऐसे नहीं दिखते थे हमारे। हेलो जी हेलो सर, हाँ, नमस्कार, सचिन माली बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सचिन मालवी जी? पहले आप बताएं। सर मेरा एक सवाल था। आप कहाँ से बोल रहे हैं सचिन? सर मैं बैतूल जिले से हूँ, ग्राम पंचायत डंगारिया से। सर मैं बैतूल जिले से हूँ, मध्य प्रदेश। बैतूल में कहाँ से? ब्लॉक के ग्राम डंगारिया से। ग्राम डलारिया? हेलो, डंगारिया सर, डंगारिया जी। सर मेरा एक सवाल है। बताइए बताइए। हेलो सचिन जी, आप अपना सवाल बोल दीजिए पूरा। सचिन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। एक्चुअली आज नेटवर्क की प्रॉब्लम कई सारे हमें स्वयं हो रही है और कई सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि आज कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा है जनरल तौर पे। ठीक है सचिन जी, यदि आप लाइन पे नहीं है तो हम अगला प्रश्न लेते हैं, हमारे अन्य साथी जो भी हैं। आप लोग अपना हैंड रेज कर दिया करिए। प्रश्न पूछने वाले हमारे साथी हैंड रेज आप कर दें तो हम आपको उस आपके आईडी से हम आपको कॉल कर लेंगे। लोग यहाँ पे कुछ नए दिख रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे परिचय भी ले लेते हैं। धीरवीर सिंह सिसोदिया यहाँ मुझे दिख रहे हैं, राजस्थान से। धीरवीर जी, अपने बारे में बताएं जरा। अनम्यूट करिए धीरवीर जी, अनम्यूट करिए। हाँ सर नमस्कार। सर मैं राजस्थान से हूँ, धीरवीर सिंह सिसोदिया। करीबन आरटीआई में 5-6 साल से एक्टिव हूँ और यहाँ पे भी काफी लोगों को मैंने इस चीज के बारे में अवगत करवाया है। आज पहली बार मैंने मीटिंग अटेंड करी है आपके पास में। और सही बताऊं तो मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। तो आप धारवाड़ से हैं? नहीं, मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, राजस्थान से जी। तो आप क्या स्थिति रहती है धीरवीर जी? आप मतलब, क्योंकि राजस्थान का तो हम लोग काफी सुनते रहते हैं कि वहां पर ये जो इंफॉर्मेशन जो है, सब कुछ काफी कुछ जो है पोर्टल्स पर अवेलेबल हो गया है, मतलब सर हो गया, लेकिन इन लोगों ने अभी तक इतना एक्टिव नहीं किया कि सारी की सारी डिटेल मिल जाए। सूचना आयोग के भी पोर्टल पे अगर मान लीजिए कि 178 पेज का अगर उन्होंने डाल रखा है कि पीआईओ कौन पीआईओ है, अपील अधिकारी कौन है, लेकिन उनकी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी वहां पे। कुछ एक जानकारी तो सिमिलर एक ही साइट की डाल रखी है उन्होंने। जी सर। आज कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, सुरेंद्र जी बताइए। हाँ सर, आप जो बात बता रहे हैं कि राजस्थान पे पोर्टल पे डाल दी गई है, ये सरासर गलत है। बहुत लिमिटेड डाली हुई है। हम लिख भी रहे हैं, मैं भी जोधपुर राजस्थान से ही हूँ, तो अभी तक इसमें बहुत ज्यादा हमारे राजस्थान में सूचना आयोग का और कार्य प्रणाली सरकारी दोनों में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। इसलिए अभी पूरी पोर्टल कंप्लीट सही नहीं चल रही है। कई विभागों की, कुछ एक विभागों की है जिसमें जैसे बोर्ड्स हैं, उनकी पोर्टल्स बिल्कुल काम नहीं करती है।
कुछ मीटिंगों का आता है, मिनट्स डाल देते हैं, कुछ का नहीं डालते हैं। तो अभी तक ये अपडेट नहीं है सर। अपडेट हो जाती है, हमने 4(1)B में लिखा भी है मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को कि ये डलवाई जाए, जिससे ये अपीलों का भार कम हो जाएगा। ये काफी चीजें कर रहे हैं कोशिश। जैसे आपको जानकारी मिली है तो हो सकता है आपको। तो ये निखिल जी को सुरेंद्र जी आप डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग इंस्ट्रूमेंटल रहे इस पूरी योजना को लागू करवाने में। तो बोलता हूँ सर, बोलता हूँ, बात होती है वैसे काफी। मैं हमारे मुख्य सूचना आयुक्त महोदय देव गुप्ता साहब से भी मिलके आया था और आशुतोष जी वगैरह सबसे मिलता हूँ और बताता भी हूँ प्रॉब्लम्स कि वेबसाइट आयोग की सही नहीं है। कार्यप्रणाली मैंने कई बार आप लोगों से जिक्र किया था, आयोग की कार्य वेबसाइट सही नहीं है तो दूसरों को सही कैसे कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेरा उस पे ही रिसर्च चल रहा है और उसी पे फोकस हुआ है कि आयोग की कार्यप्रणाली सुधर जाएगी तो दूसरे विभागों को अपना आप सुधारने की कोशिश करेंगे। निर्णय है अपलोड नहीं होते हैं, कई चीजें ऐसी है जो वाकई में ही बड़ी तकलीफ आई है। तो उसके लिए पहले वहां से प्रयत्न कर रहे हैं कि आयोग कार्यप्रणाली सुधरे तो दूसरों को सुधारेंगे, नहीं तो वो दूसरों को कैसे सुधारेंगे। उनकी खुद की वेबसाइट अब सही नहीं है। अभी मैं गया था, कॉल लिस्ट टाइम पे नहीं आती है, एक एक कोर्स अलग अलग ऐसे, जिस बारे में शिकायत दी तो बुला के गुप्ता साहब ने कहा भी था, फिर भी कोई वहां पे गुप्ता साहब ने कहा भाई क्या करें, हमारे पास स्टाफ नहीं है, बजट नहीं है। तो साहब ये मेरे को कौन लाएगा, आप ही लाएंगे तब होगा। हम कोशिश कर सकते हैं हमारी, पर ये कुर्सी आपके पास है, आप मुख्य सूचना आयुक्त हैं और मुख्य सचिव रहे हुए हैं, तो आपको सारी प्रक्रिया मालूम है कि कहां से कैसे बजट आएगा, क्या होगा। तो आप इसमें सुधार कराएंगे तभी होगा। काफी प्रक्रिया, मेरे पत्र व्यवहार लंबे समय से चल रहे हैं राहुल सिंह साहब। आपका कार्यप्रणाली देख के ही तो हमको खुशी होती है कि अगर ऐसे एक दो आदमी बंदे अच्छे आ जाएंगे तो अभी जैसे नारायण जी बारड़ साहब जुड़े हैं तो थोड़ा सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा। जैन साहब नमस्कार, मैं जोधपुर से हूँ, लेकिन मैं आप जितना अनुभवी आरटीआई कार्यकर्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सभी से सीखता हूँ। आप जो इंटरनेट खराब होने की बात कह रहे हैं, मैं भी कॉज लिस्ट के बारे में उनको रोज फोन करता था। वो मुझे कहते थे इंटरनेट खराब है, हमने कंप्लेन की, सही नहीं होता है। तो मैंने तुरंत उसी दिन सूचना आयोग का इंटरनेट खराब है और लाइन खराब है जिसके कारण काम नहीं हो रहा और ये शिकायत कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं कर रही। एक सीएम ऑफिस में लिखा और एक डीओआईटीसी में लिखा, लेकिन मानिए 48 घंटे के अंदर वो लाइन भी बिल्कुल सही हो गई और इंटरनेट भी उसमें बराबर चलने लग गया। सर कोशिश सब कर रहे हैं, पर आयोग की कार्यप्रणाली बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। उससे अच्छा है यहाँ पे बैठ के डिस्कशन हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए हम मोटिवेशन हो रहे हैं। अदरवाइज नथिंग के बहुत ज्यादा परेशानी वाला काम है। मैं भी पिछले 10 साल 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ आयोग की कार्यप्रणाली से, और मैंने तो आयोग की कार्यप्रणाली पे ज्यादा फोकस कर रखा है। पीआईएल भी लगाता हूँ, तो अभी मैंने कार्यप्रणाली के लेके एक पीआईएल लगाने का सोचा है कि स्टाफ की कमी है, सुविधा पे लगा लेते हैं, वो प्रोविजन है। पर जो सुविधा के अलावा जो रेगुलर कर्मचारी होने चाहिए वो भी नहीं है। वहां का पीआईओ भी सुविधा व कर्मचारी है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो बोल देते हैं साहब ये तो चले गए, है नहीं, मेरे पास ये परिवाद किए थे आयोग के खिलाफ, तो उसका कार्यप्रणाली नहीं थे, किसी व्यक्तिगत नहीं। तो उसको अभी कहा भी था सर गुप्ता साहब से, बात काफी डिस्कशन हुआ, पर वो वही के वही है, जब नीचे जैसा है इसमें सर और गांधी सर, मुझे समय और ये का पैसा लगता है, समय लगता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। लेकिन आप जरा आप देखिए, हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय हम लोग कोर्ट करते हैं, कई बार किसी को सजा देते हुए, तो कौन लोग रहे होंगे जो गए होंगे। आज की वजह से हमें आरके जैन या दूसरे मामलों में, कई मामलों में हमें आरटीआई की फेवर में बड़े अच्छे वर्डिक्ट मिलते हैं, उसको हम कोर्ट करते हैं, उसके बिना पर हम लोग सजा भी देते हैं। तो आप ये सोचिए कि कुछ तो लोग रहे होंगे ना वैसे, जिनकी वजह से हमको इस तरह की माइलस्टोन वाले जो
हाई कोर्ट से पूरा जो आपका आयोग है ना वो सजग हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये अगर हमने इस तरह से कोई गलत फैसला दिया और हाई कोर्ट की एक टिप्पणी आ गई अगर उसमें कि भाई इस तरह का ठीक ढंग से निर्णय नहीं लिया जाता और इस तरह का ये है, तो डेफिनेटली बहुत सजग होकर काम करते हैं। हम लोग क्यों उसमें पेनल्टी लगती है, पेनल्टी चैलेंज होता है, तो ये हमारे लिए क्यों इतना बड़ा सवाल हो जाता है कि हम पूरा उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि मर्जी में आ गया, मन आ गया कि पेनल्टी लगाना तो लगा दिया, भाई उसको सस्पेंड कैसे करेंगे, उसका प्रूफ कैसे लाएंगे, उसकी कागजी कार्रवाई कैसे होगी, हमें वो भी देखना होता है कि कागज पे कैसे प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कागज पे वो सामने अधिकारी जो है बिल्कुल लेकर के आ गया है कि ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, किसी की पेनलाइज नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद अगर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया तो आपका वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश किया जाए। ये क्यों होता है, क्योंकि हमें जैसे हाई कोर्ट ने इसलिए देने के बाद सूचना आयोग के निर्णय को खारिज भी किया है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है, हमारी कार्य प्रणाली पे सवाल उठता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि इसमें आप लोग अगर जाएं, मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किल होता है हाई कोर्ट में जा करके सब अपनी लड़ाई लड़ना, लेकिन अगर आपके पास एविडेंस है तो बिल्कुल जाना चाहिए। और आपको कई, मैं बोल रहा हूँ कि आपको कई, आप राजस्थान में आपको कई एडवोकेट्स मिल जाएंगे, तो आपको लड़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सपोर्ट करेंगे, वो बड़े मतलब इस तरह के अकोमोडेटिव हैं, जो आपको कोऑपरेट करने वाले लोग भी हैं, जो आपके लिए इसमें पिटीशन जो है आप फाइल कर दें और उसके बाद वो वहां से पिकअप कर सकते हैं। मैंने खुद में रिट बना के खुद हिंदी में ड्राफ्टिंग करके रिट बना के पेश कर देता हूँ और खुद हियरिंग कर लेता हूँ। आप जरा सुरेंद्र जैन जानते हैं सर, जानते हैं, आप एक बार जरा देख लीजिए कैसे कोर्ट जाना पड़ेगा सर, वो टाइम लगता है, उसमें टाइम बॉन्ड तो लगेगा ही। मैंने कई मामलों में हियरिंग की है, कोर्ट भी आदेश देने में हिचकिचाहट करती है, उसको पकड़ के ड्यू कोर्ट में चेप देती है। ऐसे मेरे कई मामले हैं जिसमें उनको स्टे करके ड्यू कोर्ट में डाल दिया। तब मैंने कहा सर, मैंने कहा ये इसको डिसाइड करना है कि सूचना देनी या नहीं देनी, दी है या गलत है या सही है, तो उसमें कोर्ट साइलेंट और उसको एडमिट ड्यू कोर्ट, कई ऐसे मामलों में है। ये अब थोड़ी समस्या रहेगी, पर लड़ने से ही होगा। आपका कहने का बिल्कुल सही है कि अपन लड़ेंगे, एक दो फैसले अच्छे आ जाएंगे तो उससे कार्यप्रणाली में दबाव रहेगा। आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ। इसमें मुझे ये विनोद कुमार शर्मा जी दिख रहे हैं, ये भी आई थिंक पहली बार जुड़े हैं यहाँ पर, या तो मैंने पहले नहीं। जी सर। विनोद जी, आपको परिचय देंगे? प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ सर, मैं कोटद्वार पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी कोटद्वार से उत्तराखंड से हूँ सर मैं। अच्छा, क्या करते हैं? मैं पहले भी कई बार मीटिंग की हैं सर, और आपके काफी फैसले मैंने अखबारों में और आपकी कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ा है। मैं काफी आपसे प्रभावित हूँ सर। पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करिए सर। और उसके बाद सर, मैं यहाँ से उत्तराखंड से हूँ सर। विनोद जी, आप करते क्या हैं? जो हमारे सूचना मुख्य सूचना जी, मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार हो गया, वहां से छोड़ दिया उन्होंने। हमारे मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने इस्तीफा दे करके अब मुख्यमंत्री जी के पास चले गए। एक सबसे अच्छे सूचना आयुक्त थे, बाकी तो आप जानते ही हैं सब किस तरीके से फैसलों को देखते हैं। वो तो आप जैसे तो बिरले ही लोग होते हैं सब। आपके मैंने काफी अखबारों में उसमें पढ़ा है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अपने बारे में बताइए, आप करते क्या हैं? सर, मैं पहले जीएसटी डिपार्टमेंट में था, रिटायर्ड हो गया मैं, 5 साल के करीब हो गया, और अब मैं जनसेवा में ही हूँ सर।
लोगों की RTI वगैरह लगा के उनके काम निपटवाता रहता हूँ। तो किस तरह से मतलब मदद करते हैं? मदद करने में ही है मेरा काम जो है। मैंने एक छोटा सा बल्कि स्टाफ भी रखा हुआ है, 2-4 स्टाफ को रोजगार भी दे देता हूँ और मैं लोगों के काम भी करता हूँ, निःशुल्क सेवा करता हूँ सर मैं फिलहाल। बेटा मेरा अब्रॉड वगैरह में सब बाहर है, बढ़िया है, वेल टू डू हूँ, इकोनॉमिक वेल टू डू हूँ मैं, ठीक। आपकी कृपा है सब, भगवान की कृपा से सब। अच्छा सर, मैं थोड़ी सी जानकारी भी, जब आपने पूछ लिया तो थोड़ी सी जानकारी भी लेना चाह रहा था सर। मैं ये चाह रहा था, जैसे हमारे यहाँ सेकंड अपील होती है वो मोबाइल फोन से हो जाती है कनेक्ट होकर के, लेकिन फर्स्ट अपील में अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हमारे यहाँ कहीं भी। तो हम चाह रहे कि फर्स्ट अपील में भी कुछ ऐसे निर्देश, हमारे जो फॉर्म है ये जो हमारी RTI वाली फॉर्म है, कुछ इस तरीके का है कि फर्स्ट अपील वाले भी हमारी फोन पे ही, आपको मिल जाएगा विनोद कुमार जी। इसमें बहुत इजी है ये तो। ऑलरेडी महाराष्ट्र में वहाँ के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया हुआ है इसमें कि फर्स्ट अपील को ऑनलाइन करने के लिए। तो उसमें आप करिए ये कि देवेंद्र अग्रवाल जी के पास भी होगा, शिवानंद जी के पास भी होगा, व्हाट्सएप पर आपको वहाँ का ऑर्डर एक उपलब्ध करा देंगे। ठीक है सर। एक तो पिछली बार भी सर आपने कहा था कि मैंने एक निवेदन और किया था सर पहले, कि ज्यादातर फैसलों में ये लोग वेबसाइट का उल्लेख कर देते हैं सूचना न दे करके। तो उसमें भी आपने सर या गांधी सर ने कहा था कि देवेंद्र जी से एक डिसीजन है इसका भी हाई कोर्ट का, कि वो वेबसाइट का उल्लेख नहीं करेंगे, जिस फॉर्म में सूचना मांगी गई है उसमें देंगे। आपने कोई बताया था क्या? हाँ, मैंने उनको भेजा भी था एक लेटर लिख कर देवेंद्र जी के व्हाट्सएप पे उनको, अगर उनकी जानकारी। सर मेरे ध्यान पे नहीं है, मैं एक बार वापस सर्च कर लूंगा सर। एक बार वापस मुझे रिसेंड कर दीजिएगा। तो बिल्कुल आपका ध्यान व्हाट्सएप पे भेजा था। तो एक तो मुझे वेबसाइट वाला थोड़ा सा उपलब्ध करवा दें प्लीज। मैं आपके यहाँ हर महीने जुड़ता हूँ, 3-4 महीने से फैन हूँ आप सब लोगों का। आपके यहाँ बहुत ही अच्छी पहल चल रही है और कहीं नहीं है इंडिया में ऐसी पहल वो जो है, तो बड़ा ही मैं प्रभावित हूँ सर। थोड़ा सा बस एक काम ये करिएगा कि का जो ऑर्डर है महाराष्ट्र हाई कोर्ट का, वो लगाते हैं और उसमें आप अपना एक लेटर बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि महाराष्ट्र में भी इस तरह का निर्णय लिया गया है और सूचना आयुक्त को आप वहां पर जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे उनको पूरे राज्य में कोरोना के चलते, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें लोक प्राधिकारी का भी समय जाया होता है क्योंकि वो सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करते हैं, उसमें फिजिकली का आना जाना, उसमें अपीलकर्ता के जेब पर भी भार पड़ता है। तो प्रथम अपील अधिकारी जो है उनको कोरोना के समय और ये आने वाले समय में जहां सहूलियत हो वहां फोन लगा करके उस पर कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाता है फोन पर आजकल, तो फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से ही प्रथम अपीली आवेदन का निराकरण करने की व्यवस्था बनाने के लिए ये करें, और उसमें महाराष्ट्र का आप वो जिक्र भी कर दें। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इसके तहत सूचना आयोग के पास सफिशिएंट पावर है, सूचना अधिकार अधिनियम में सफिशिएंट पावर है, जिसमें 19(8)(a) के तहत वो ये निर्णय जो है ये आदेशित किया जा सकता है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में शैलेश गांधी सर भी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। इस बात को बोलना चाहूंगा, महाराष्ट्र सरकार ने सर्कुलर निकाला है कि सब क्वासी जुडिशियल हियरिंग्स वर्चुअली। सर आपका ऑडियो ड्रॉप हो गया था। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है कि सब जुडिशियल हियरिंग्स वर्चुअली होने चाहिए। जी, गांधी सर का ऑर्डर वो पिछला वाला आपने शेयर किया था, उसको हम ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे, और एमपी के परिप्रेक्ष्य में भी हमने एक लेटर बनाया हुआ, भी सेंड नहीं कर पाए हैं, और वो प्रयास रहेगा कि हमारे माननीय सूचना आयुक्त एमपी से भी ऐसे
आप जैसे कोई एक ऑर्डर जारी करें जिससे इस तरह की क्वासी जुडिशियल जो भी है सूचना आयोग में मतलब फर्स्ट अपील हियरिंग है वो वर्चुअल होने लगे। और हमारे कोई साथी हैं, आप लोग प्रश्न पूछना चाहें तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। वर्चुअल हियरिंग, हाँ वर्चुअल हियरिंग को रिकॉर्डिंग कर सकेंगे हम कंप्यूटर वगैरह करते हैं तो? वर्चुअल हियरिंग आप बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब आपकी सुनवाई होगी तो आप किसी को भी कैमरा लगा करके बोल सकते हैं, तो आप अपने ऊपर निर्भर करता है, आप कर सकते हैं। हाँ आपके मोबाइल में भी हो जाएगा, और कौन सा ऐप रहता है वो डिपेंड करता है। ऑडियो कॉलिंग के माध्यम से भी हो सकता है। ऑडियो कॉलिंग के माध्यम से तो ऑडियो तो ऐसे भी आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। हेलो। हाँ सचिन मालवीय जी, आपका प्रश्न अधूरा रह गया था, बताइए। जी सर, मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि मैंने एक आरटीए लगाई थी, तो मुझे सूचना दी गई कि ये जो आपने जानकारी मांगी थी वो ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध है। जी सचिन हेलो। जी बताइए। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि दरअसल मैं आरटीए इसलिए लगाता हूँ कि मुझे एक एविडेंस के रूप में सूचना आरटीए लगाते तो सत्यापित प्रतियां उपलब्ध हो जाती है। तो सत्यापित प्रतियां उपलब्ध होने के लिए मैं कोई भी जांच एजेंसी से ग्राम पंचायत की जांच करवा सकता हूं, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा जवाब देते हैं कि ऑनलाइन वेबसाइट पर ये जानकारी उपलब्ध है। जबकि ऑनलाइन में जब मैं चेक करता हूँ तो सर कई कई बिल तो मतलब इस प्रकार से लगा देते हैं कि वहाँ कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो सर मुझे एविडेंस के रूप में सत्यापित प्रति चाहिए, तो मैं इसकी जानकारी कैसे ले सकता हूँ? देखिए, आप अगर आपको ये डाउट है कि उसमें दो तरह की चीजें हैं, आप सर्टिफाइड कराना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्टिफाइड रूप में लेना चाहते हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। अदरवाइज आप जो इंफॉर्मेशन धारा 4 के तहत ऑलरेडी वेबसाइट पर है अवेलेबल, और अगर वो क्लियर है, वो इंफॉर्मेशन है वहाँ सामने है, और आपको भी मतलब इन्हें ऐसा वेग आंसर नहीं दे सकते पीआईओ की पर्टिकुलर वेबसाइट पे चले जाइए, वो उसका बकायदा लिंक देंगे आपको कि इस लिंक पर ये है, अगर आरटीआई आपने लगाई है तो उसमें उसकी जो जानकारी वो उपलब्ध वहां पर करवाएंगे। लेकिन मेरा वही कहना है कि अगर धारा 4 में अगर ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका एक प्रावधान बनाएं ताकि आरटीआई नहीं लगाया जाए। धारा 4 का मतलब यही है कि आरटीआई लगाने की आवश्यकता धीरे खत्म हो। तो उस हिसाब से आप अपने केस में देख लीजिए कि आपको अगर वो जानकारी अगर उपलब्ध नहीं है, नहीं सर, मैंने देखा वो जानकारी जो उपलब्ध है ना, वो उसका क्लियर बिल इन्होंने लगाया नहीं है, मतलब आधा अधूरा बिल छापा है, स्पष्ट दिखाई जो नहीं लगाया है आप उसके बारे में डिटेल लेकर के आप चाहें तो उसको फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं आप तो आरटीआई में। सर मैंने आवेदन लगाया था, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और लिख दिया कि हम इतनी सारी जानकारी मतलब उपलब्ध नहीं करा सकते। सर मेरा कहने का मतलब मैंने 8 ही जानकारी मांगी थी निरीक्षण के समय कि मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए और निरीक्षण चाहिए, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट ही मना कर दिया। करिए फिर उसके बाद फिर आप सर तो अभी ये लॉकडाउन लगा, इसके कारण अभी 1 महीने 10 दिन हो चुके, तो मैं प्रथम अपील नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा यही कहना है कि आप उसमें प्रथम अपील जब भी आप करें तो उसमें लिख दें कि लॉकडाउन की वजह से इतनी तारीख को लॉकडाउन था और उस वजह से मैं समय सीमा में इसको मान नहीं किया जाए, और प्रथम अपील आप उसको लिख करके आप कर सकते हैं। जी सर मैं शिकायत पत्र भी लिख सकता हूँ सूचना राज्य आयोग में। शिकायत किस चीज के लिए? सर ये चीज के लिए कि मैंने निरीक्षण के लिए आवेदन किया था, लेकिन इन लोगों ने निरीक्षण नहीं करवाया, मुझे स्पष्ट ही बोल दिया कि इतना निरीक्षण हम नहीं करवा सकते और इतनी जानकारी हम उपलब्ध नहीं करा सकते। सर मैंने सिर्फ 5 अभी तो देखिए फर्स्ट अपील आपका जो ऑप्शन है वो अभी फर्स्ट अपील का वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी सर। और अगर आप कंप्लेंट में करते हैं शिकायत धारा 18 में, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन वाली दिक्कत आ जाती है। जी तो मेरा कहना है कि एक बार आप इसको ये करवा लीजिए। जी सर। इसके माध्यम से चलें, अगर अपील का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लीजिए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सर जी मैंने अपील अधिकारी से कॉल पर बात भी की थी, तो वो बोले यार इतनी बड़ी जानकारी तो हम नहीं दे सकते, बोले आपको जहाँ शिकायत करनी है आप कर सकते, बोले
ऐसा बोले सर जी वो। नहीं, गलत जवाब है ये। अगर वो स्पेसिफिक करें कि मतलब इन्हें कि कितनी बड़ी जानकारी, और आपको भी मालूम होना चाहिए कितने कितने हजार पेजेस होंगे। सर मैंने ज्यादा नहीं, मैंने 8 ही जानकारी मांगी थी कि इनकी जो टीएस प्रतियां रहती वो उपलब्ध कराई जाए और कौन से सन में कितना कार्य के लिए फंड आया था और उसका नंबर बताइए। 3 ही प्रश्न पूछे थे मैंने, वो 8 उसमें तो मुझे जानकारी देने से मना कर दिया सर। हाँ, लेकिन वॉलनरेस कहने से नहीं होता है ना, आपको उनको बताना होगा कि आप इंफॉर्मेशन किस लिहाज से वॉलनरेस हो रही है और क्या है ये। और जहां तक, अगर वही मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए, मेरा कहना है कि प्रोसेस को आप समझिए। आरटीआई में अगर व्यवस्था बनी हुई धारा 4 के तहत कुछ जानकारी अगर आपको समझ में आ रहा है, ये ऑलरेडी जानकारी है, तो आप अपनी आरटीआई को वापस ठीक ढंग से आप देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, सटीक जानकारी मांगिए। जो जानकारी उपलब्ध है वेबसाइट पर, अगर आप वेबसाइट का कॉपी भी निकाल लेते हो, उसको सर्टिफाई कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद भी सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो। ठीक है। नहीं सर, मैंने लोकायुक्त में ले गया था ऑनलाइन प्रकरण निकाल के, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप आरटीआई लगा सकते हो, तो आप आरटीआई से, तो मैंने उनको बताया था सर मैंने आरटीआई तो लगाई थी, लेकिन मुझे होगा ना, लिखित में तो दिया नहीं होगा उन्होंने। नहीं सर, लिखित में नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने बोला था। क्या दिया है आपको? क्या अटेस्टेड कॉपी चाहिए? नहीं सर, लिखित लिखित में उन्होंने कुछ नहीं दिया था। उन्होंने ये बोला था कि आरटीआई से अगर आप सबूत लाते तो हमारे लिए। नहीं, लिखित में क्या कहा उन्होंने, लोकायुक्त ने आपको? सचिन जी, लिखित में क्या कहा है लोकायुक्त ने आपको? उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, तब तक हमारे बीच में ताराचंद जहांगीर जी, आपका कुछ प्रश्न है, आपने हैंड रेज किया है, कृपया अपनी बात रखें। ताराचंद जी। सबको नमस्कार सर। सवाल तो रोल सिंह सर से ही है, छोटा सा, आप पहले उसका जवाब दे चुके हैं सर। और आयोग में यहाँ राजस्थान में हमारी इशू ये हो रही है कि जो डेटिंग है या तारीखें जो पढ़ने वाला सिलसिला है सर, वो रुकने का नाम। मेरा मतलब, मेरे अपने करीब 73 प्रकरण ऐसे हैं जो 2 साल से पेंडेंसी में चल रहे हैं, वहां जाते हैं तारीख डाल देते हैं। सामने वाली पार्टी एसपीआई आता है, वो कहता है साहब अगली तारीख पे दे देंगे, सीधी तारीख पड़ती है और सुनवाई का मौका ही नहीं देते। हम लोग अपनी ओर से रिटर्न सबमिट कर चुके हैं कि साहब हमारी इस केस में यही हमारी ओर से आर्ग्यूमेंट है, पर सामने वाले पार्टी उसके लिहाज से कई केसेस में ऐसा हो गया जिसमें सर 12 तारीखें गलत है। ये सूचना आयोग का ये इस तरह से काम करना बहुत ही गलत है। इसमें आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें उन्होंने बोला है कि ये सूचना आयोग कोई कोर्ट नहीं है जो तारीख पे तारीख लगाते जाए। जी सर, उसका उन्वान आप अगर उल्लेख कर देते तो बेहतर होता सर। पिछली बार आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैंने बीच में शेयर भी किया था, मैं फिर से देखता हूँ, मैं निकाल के फिर से शेयर कर दूंगा सर, वो आपको मिल जाएगा। अभी सचिन जी जो जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई, सर इस तरह के मौजू आपके सामने भी बहुत बार आएंगे और आते ही रहते हैं। अब अगर ये होता है इसको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन होता है कि इसको आप केस टू केस बेसिस पे देखना होगा। ये इस तरह के बहुत सारे केसेस, मतलब शैलेश गांधी जी ने भी देखा होगा, आत्मजीत जी ने भी उसको देखा हुआ है इस तरह के। इसमें अब होता क्या है कि आप अगर ये इंफॉर्मेशन जो है, कई बार उन्होंने अगर वो बोल दी होती कि वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो मांग रहे हैं जानकारी आरटीआई आवेदक, मुझे कई बार ऐसे भी मिले कि उनको यही नहीं मालूम कि इस इन्फॉर्मेशन वो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो ये भी एक सर यहाँ क्वेश्चन आता है सेक्शन 7(9) का, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट को ये राइट देता है कि सब जहां तक साधारणतः जहां तक जिस फॉर्मेट में मांगी गई है उसी फॉर्मेट में दी जाए। जब कोई आरटीआई एक्टिविस्ट या एप्लीकेंट ये कहता है कि सर मुझे हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाए, इट मींस वो सेक्शन 7(9) से गवर्न होती है। तो ये कहना कि सर आयोग पे पड़ी, आप आयोग पे देख लीजिए, क्या ये सेक्शन 7(9) का सीधा वायलेशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अगर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए उसमें तो आप थोड़ा सा उसके आगे भी जाइए ना, मतलब आरटीआई में तो ये भी है कि उसमें सेक्शन 2 में सर्टिफाइड कॉपी का भी जिक्र किया हुआ है सर, है ना, उसमें सर्टिफाइड कॉपी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब तो सर्टिफाइड कॉपी अगर उसमें शब्द आया हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर किसी आवेदक को सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत है तो वो सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है।
जाहिर सर आरटीआई लगा ही सकता है। तो हम तो सर क्या आवेदन करते समय ये मेंशन करते हैं कि सर हमें सेक्शन 7(9) के तहत इसकी हार्ड कॉपी में सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता है, इसलिए अगर ऑनलाइन अवेलेबल है सर्टिफाइड कॉपी का तो जिक्र है ही उसमें, कानून में लिखा हुआ है। तो अगर वो चाहें तो अगर आवेदक को लगता है कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत है और वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन वो वेबसाइट के से संतुष्ट नहीं है तो वो ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आपको देखिए प्रोसेस क्या है, आपको समझना होगा कि जानकारी जितनी आप सटीक मांगेंगे उतना आपके लिए वेग इन्फॉर्मेशन में दिक्कत होती है। कई बार जो अधिकतर मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, वो जो प्रॉब्लम आवेदक के साथ होती है कि वो पर्टिकुलर एक टाइम बाउंड मैनर का नहीं मांग लेते, कि कोई सी जानकारी ऐसे होती है कि कितने फंड आए, क्या क्या आया। वो मेरा कहना है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप लीजिए। अगर रद्दी के पेपर्स अपने घर पे रखने का शौक नहीं है, सिर्फ पेपर्स आते जा रहे हैं और लेकर के उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, कई अधिकतर मामलों में मैंने ये भी देखा है कि लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, रख लेते हैं, कोई उस पर कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं, कोई मतलब की नहीं है, उससे क्या करेंगे। मैं कई बार पूछता हूँ कि भाई आप अच्छा ये बताओ, इतनी सारी जानकारी जो है 3 साल की 4 साल की जानकारी लेकर के करोगे क्या? नहीं साहब बस ऐसे ही ले लिया। तो ये एक मेरा कहना है कि आपको देखिए अभी क्या है कि अब जब इतनी आपको सुविधा मिल गई है और कई लोग कर भी रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ उसमें कि वेबसाइट पर लोग जाते हैं और देखते हैं कि पंचायत की वेबसाइट पे गए, उन्होंने देख लिया कि ये बिल है, ये बिल है, और फिर उनको समझ में आता है कि एक जगह उन्होंने बिल अटैच नहीं किया है, ठीक है। अब वो आरटीआई लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर का ये था, इस नंबर का जो वो था उसका आप दीजिए मुझे जानकारी। तो वहां वो फंस जाते हैं क्योंकि बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांग ली है, और वो वेबसाइट पर उन्होंने कुछ घालमेल करके रखा हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल करवाई है। हेलो, तो जब आप इसको डील करते हो तो आपको समझ में आता है कि आप मतलब कोई चीज वो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हो और आपको वो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो। तो उसका भी आप मतलब अगर आप उससे अगर डील करेंगे तो उसका काफी फायदा होता है। मैंने भी यही चाहा था कि जहाँ बिल नहीं लगा था वही बिल निकालने की कोशिश किया था निरीक्षण के जरिए। सचिन जी मुझे आपके इसका नहीं मालूम है आपका कैसा था। जी सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कई दूसरे मामलों में बहुत स्पेसिफिक अगर इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, क्योंकि अगर आपने स्पेसिफिक मांगी होती तो वो ये कहते नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन वॉल्यूमिनस है। आपने 8 बिंदुओं की इन्फॉर्मेशन मांगी है और सब मैं बोल रहा हूँ कि 10 बिंदुओं की इन्फॉर्मेशन और 15 बिंदुओं की इन्फॉर्मेशन। मैंने कई आरटीआई आवेदन ऐसे देखे हैं और आवेदक ऐसे देखे हैं जो बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मतलब इन्हें 15 बिंदुओं की जानकारी मांगते हैं, लेकिन एक पेज नंबर वो दे देते हैं कि भाई ये इसका डिटेल चाहिए, इसका डिटेल चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए, बहुत स्पेसिफिक रहता है। तो मेरा कहना है कि हमें जो अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आरटीआई आवेदन, एप्लीकेशन कैसे लगना है, कैसे जानकारी लेना है, ये भी आप समझिए। सिर्फ अगर हम बहुत वेग तरीके से उठा करके दे देते हैं आरटीआई आवेदन की 3 साल की 4 साल की समस्त जानकारियां दी जाए, समस्त कार्यों की समस्त जानकारी ये कोई कानूनन बाध्यता है ऐसा करना सर, डाक टिकट लगाना? मैंने रूल्स देखे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे रूल्स हैं जिसमें लिखा हुआ है, इवन आयोग के इसमें भी रूल्स हैं कि अगर आवेदक अगर वहां पर स्वयं जाता है तो जो आयोग का ऑर्डर है वो उसको निःशुल्क मिलेगा, लेकिन आवेदक अगर चाहता है कि उसके घर पर डिलीवर हो आदेश की कॉपी तो जी राजस्थान में तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कोई लिफाफा
सुरेंद्र जी म्यूट हो गए। पौरानी साहब का था पुराना जजमेंट, वो मैं निकाल के दे दूंगा। ये सब अलग अलग, राहुल सर, ये सब अलग अलग तय करते हैं जी हाँ, एक्ट में तो कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है सर। नहीं है। हाँ सर। और मेरा ये कहना है कि एक्ट बहुत स्पष्ट है और इसमें कोई भी मतलब जो कानून जो कहता है, कानून का ये कहना है कि कोई भी रूल्स जो हैं वो रूल्स अगर कॉन्ट्रडिक्शन में होंगे एक्ट के तो फिर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। वो फिर वो आप कोई ऐसा रूल नहीं बना सकते जो एक्ट की मंशा जो है उसको ही खत्म कर दें, वैसा रूल नहीं हो सकता है। इस बारे में तो कई वो रेट्स के बारे में और कई जजमेंट आए हैं हाईकोर्ट के जोधपुर में, राजस्थान में, मतलब कॉपी के लिए, और भी कई ऐसे हैं जजमेंट। अभी मैं लड़ भी रहा हूँ 1-2 केस में जिसमें नक्शे के 2x2 के गवर्नमेंट ने तय कर लिए कि 500 रुपए लगेंगे, जबकि हमने कहा भाई आप तय नहीं कर सकते, जो भी बाजार की वैल्यू है वो ले सकते हैं, आप अपना एक ऑर्डर निकाल के इस तरह का शुल्क नहीं ले सकते। वो गलत है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली कानून में बहुत स्पष्ट है। अगर 2 रुपए रखा गया था कानून में कि फोटोकॉपी का शुल्क इतना रहेगा, तो उसके बाद अगर आप मान लो कि उसकी जगह एकदम से 500 या 1000 रुपए कर दें, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? आप ये कर रहे हो कि आप डिस्करेज कर रहे हो। जो लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनको आप डिस्करेज करना चाहते हो। तो मेरा वही कहना है कि रूल जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं हो सकते हैं। एक्ट की जो नियत है, जो मंशा है एक्ट बना क्यों था? एक्ट बना इसलिए था कि हर आम आदमी कम से कम पैसे में बहुत ही सरल तरीके से जानकारी प्राप्त कर सके। अब कल को एक कोई रूल बना दें कि आप उसमें 10 एप्लीकेशन लिखेंगे, 10 एप्लीकेशन के बाद एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही वो पूरा प्रोसेस होगा, वो गलत होगा। क्योंकि ये व्यवस्था जब आ चुकी है कि भाई आप साधारण कागज पर एक लिख करके आप आवेदन दे सकते हैं, तो उसके बाद उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा आप कठिन नहीं बना सकते हैं। राइट। मेरे द्वारा तो ये लिखा जाता है कि सूचना जिस रूप से संधारित है उस रूप में उपलब्ध करा दी जाए। ये एक मैं विशेष तौर डाल देता हूँ। सुरेंद्र जी, अपन थोड़ा सा एक और बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाले नितिन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपका हो गया प्रश्न? जी आपका प्रश्न? हाँ जी, नमस्कार सब मित्रों को। राहुल जी बहुत नमस्कार आपको। देखिए, मैं अभी सचिन जी की बात सुन रहा था, सचिन मालवीय जी की। मैं इस संदर्भ में कुछ बताना चाहता हूँ। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन के डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग यानी कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने कुछ गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं। इस संदर्भ में एक 6 अक्टूबर 2015 को एक गाइडलाइन जारी हुई थी कि सर्टिफाइड कॉपी को किस तरह लिया जाएगा। बेसिकली सर्टिफाइड कॉपी का जो फॉर्मूला है वो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 74, 74 और 76 से रिलेटेड है पूरी तरह। उसी के संदर्भ में एक पूरी गाइडलाइन निकली हुई है जिसकी कॉपी मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा सभी के पास में। तो सचिन जी को इस चीज का एक एडवांटेज मिलेगा। उसमें स्पेसिफाइड 2 पॉइंट्स हैं जिसमें डीओपीटी ने पूरी गाइडलाइंस इशू करी है कि किस तरह सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी और किस तरह उसका इस्तेमाल किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। और इसके अंदर एक कमाल की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें साफ साफ मेंशन है कि जो प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा उसकी ईमेल आईडी देनी मैंडेटरी है। जैसे इस पैंडेमिक माहौल में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपील नहीं कर पा रहे हैं काफी लोग डाक के द्वारा, तो उसमें सबसे अच्छा मेंशन किया हुआ है कि ईमेल आईडी जरूर मेंशन करनी होगी। इवन सीपीआईओ की भी होगी या एसपीआईओ की भी होगी। तो ये एक एडवांटेज रहेगा। ये गाइडलाइन में दे देता हूँ। और आजकल मैं एक काम करता हूँ, अभी भी मैं अपनी कोई भी अपील लगाता हूँ तो उसके अंदर वो संदर्भ या रेफरेंस जरूर देता हूँ हाई कोर्ट का या किसी डीओपीटी की गाइडलाइन का। चलिए नितिन जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और हमारे बीच में एक डिसीजन मैं आपको और बताता हूँ। एक गाइडलाइन जरूर आप पढ़िएगा। ये डिसीजन है 9 जुलाई 2007 का। इसके अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी के, जो विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है, उसके क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं, ये डीओपीटी की गाइडलाइन में साफ साफ मेंशन है। जी, धन्यवाद आपको। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 लिखा हुआ है उसमें। ठीक है जी। अमरेश सिंह जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपना प्रश्न पूछें।
अमरेश सिंह जी। अमरेश सिंह जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। भाले राव जी, आपने हैंड रेज करके रखा है, आप अपनी बात रखें। जी सर, नमस्ते। अंजलि भाले राव जी, स्वागत है आपका। कहाँ से हैं हाँ मैडम? सर, हेलो। हाँ, कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? हम अमरावती महाराष्ट्र से सर, जी, अमरावती से, निर्बिंगड़े से। हाँ सर, तो हमारे इस पर मुझे हमारे पापा पर झूठी एफआईआर डाली है सर, हमारे घर के सामने के एक इंसान ने, तो जो कि हमने नहीं की है।